नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएससी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं निबंध लेखन पे। एक अच्छा निबंध कैसे लिखे, इस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। आपको हिंदी पेपर में खंड य में निबंध पूछेगा 5 मार्क्स के लिए, तो ये वीडियो आपका होने वाला है 5 मार्क्स का। अंतिम लास्ट तक देखना इस वीडियो को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कुछ इंपॉर्टेंट निबंध भी आपको बताऊंगा। इसके साथ आपको एक पीडीएफ फाइल भी दूंगा जिसके माध्यम से आप निबंध की तैयारी कर सकते हो और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट निबंध भी रहेंगे, ठीक है ना। तो खंड य में आपको 5 मार्क्स के लिए निबंध पूछने वाला है। अभी निबंध अच्छा कैसे लिखे, इस विषय में हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपको एग्जाम में टोटल 4 निबंध पूछेगा। उन 4 में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। टोटल पूछेगा 4 निबंध, 4 में से किसी एक विषय पे आपको निबंध लिखना है। अभी अच्छा निबंध लिखने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या तरीके, क्या क्या टिप्स यूज कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम अच्छा निबंध लिख सके। तो सबसे पहली टिप तो यही है कि आप जो विषय का चयन करें वो अच्छा करें। विषय का चयन, आपको टोटल 4 विषय दिए जाएंगे निबंध में, 4 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है ना। अभी 4 विषय जो है वो अलग अलग रहेंगे। मान लीजिए आत्मकथा हो गई एक विषय में, मतलब एक आत्मकथा पूछी कि आप अगर प्रधानमंत्री होते तो क्या होते, या आपसे संभावना पूछ दी कि अगर आप ये होते तो क्या करते, या फिर एक भिखारी की आत्मकथा लिखिए, या फिर आपको कोई जानकारी संबंधित पूछ लिया गया, या फिर आपको ऐतिहासिक संबंधित कोई निबंध पूछ लिया गया। मतलब अलग अलग प्रकार के आपको निबंध पूछे जाएंगे। तो अभी विषय का चयन कैसे करें। देखिए, निबंध अच्छा कैसे लिखना है, इसकी शुरुआत, इसकी जो स्टार्टिंग है वही विषय चयन से होती है। अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छा विषय चयन कर लिया, अच्छा निबंध का टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, आपने सोच लिया कि चलो मैं तो अभी इसी पे ही लिखूंगा, तब तो आप आगे चल के अच्छा निबंध लिख लोगे। लेकिन आपने जल्दबाजी में किसी भी विषय को उठा लिया निबंध लिखने के लिए, तब तो आप आगे जाके पछताओगे और हो सकता है कि निबंध भी आप अच्छा न लिख पाओ। तो अच्छा निबंध कैसे लिखे, मतलब विषय का चयन कैसे करें, तो याद रखिए, अगर आप, मैं 10वीं के लेवल की बात करूं, अगर आप एक मिडिल स्टूडेंट है, मतलब कि एक एवरेज स्टूडेंट है, नहीं ज़्यादा टॉपर है, मतलब टॉपर टाइप के स्टूडेंट नहीं जिसको आपको बहुत ज़्यादा, आपकी राइटिंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है, तब तो ये टॉपिक, ये पहला वाला पॉइंट ये आपके काम का नहीं है, ठीक है ना। ये इस पॉइंट की मैं बात इसलिए कर रहा हूं जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है ना। तो टॉपिक का चयन कैसे करना है, तो याद रखिएगा, जिस निबंध में ज़्यादा तथ्य हो, जानकारी हो, क्या जिस निबंध में आपको ज़्यादा तथ्य देने की आवश्यकता पड़ती हो, ज़्यादा जानकारी देने की आवश्यकता पड़ती हो, या ज़्यादा जो है सरकारी योजनाएं बताने की आवश्यकता पड़ती हो, ज़्यादा आंकड़े बताने की आवश्यकता पड़ती हो, इस प्रकार के निबंध को आप छोड़ दीजिए तो ही अच्छा है। जिनमें आंकड़े बताने हैं, जिनमें जानकारी बतानी है, तथ्य बताने हैं, सरकारी योजनाएं बतानी हैं, उन निबंध को तो आप छोड़ ही दीजिए तो ही ज़्यादा अच्छा है। अच्छा किस लिए, क्योंकि इसमें आपको सब जो एक जानकारी है वही लिखनी है, इसमें आप अपने मन का कुछ नहीं लिख पाओगे। निबंध का मतलब क्या होता है, निबंध, जिसपे कोई बंधन नहीं होता वो है निबंध। आप निबंध में कुछ भी लिख सकते हो, जो टॉपिक है, जो विषय है, उस टॉपिक से संबंधित कुछ भी लिख सकते हो, कोई बंधन नहीं होता। लेकिन यहां पर अगर जानकारी लिखने की बात आएगी तब तो इसमें एक बंधन है कि आपको यही जानकारी लिखनी है। हो सकता है आपको स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत जानकारी हो, लेकिन आगे चल के आप फंस सकते हो। मतलब कैसे कि स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको है, लेकिन थोड़ा आप जब गहराई में जाओगे लिखने के लिए तो उसके बाद आपके पास एक पर्याप्त जानकारी नहीं रहेगी, पर्याप्त तथ्य नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि आप स्वच्छ भारत अभियान पर निबंध लिखो, तो आपको ऊपर से तो पता है कि स्वच्छ भारत अभियान क्या है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। सब लोगों के घर में जो है बाथरूम बनाने की सुविधा दी गई, लोगों को ग्राम पंचायत जो है 12,000 भी देती थी, 12,000 रुपये बनाने के लिए भी देती थी, शौचालय बनाने के लिए देती थी। मतलब थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको पता है इसके विषय में, लेकिन तो आप थोड़ी बहुत जानकारी के माध्यम से क्या पूरा निबंध लिख दोगे, नहीं लिख पाओगे ना। अगर आपने जल्दबाजी में अच्छा स्वच्छ भारत अभियान है, मैं तो इस पे निबंध लिख लेता हूँ, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन तो अच्छी लिख दी, ठीक है ना, लेकिन आप आगे चल के फंस जाओगे क्योंकि आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। इस निबंध में आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखने, देखिए, अगर आप ये निबंध लिखते हो इसमें आपको प्रस्तावना लिखनी पड़ेगी, मतलब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग, फिर उसके बाद स्वच्छता क्यों आवश्यक है ये लिखना पड़ेगा, ये तो आप बता दोगे, ठीक है ना।
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सरकारी प्रयास क्या क्या की, मतलब सरकारी योजनाएं आपको बतानी, तो आपको इतनी थोड़ी सरकारी योजना पता है कि नहीं। और लास्ट में क्या करना है, उपसंहार, निष्कर्ष निकालना है। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फंस सकते हो, है कि नहीं। तो ये जो इस प्रकार के जो निबंध होते हैं जिसमें ज्यादा जानकारी देनी है, सरकारी योजनाएं बतानी है, उस निबंध से आप थोड़ा सा दूर रहिए, दूरी बना के रखिए तो ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको जो निबंध है वो 300 शब्दों में लिखना है। 300 शब्द मतलब 2.5 से 3 पेज। ठीक है, याद रखना 300 शब्दों में लिखना है आपको निबंध, 2.5 से 3 पेज, 5 मार्क्स के लिए। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया कि विषय का चयन ठीक से करना है। अभी विषय का चयन करने के बाद करना है कि भाई आप जो विषय है उसको ध्यान से पढ़ना है, विषय को ध्यान से पढ़ना है। जो विषय दिया हुआ है उस विषय को आप ध्यान से पढ़िए, उसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक दिए हुए उस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए, तभी जाके आप अच्छा निबंध लिख पाओगे। मान लीजिए आपने जल्दबाजी में विषय सिलेक्शन कर लिया, लिखने लगे, आपने कुछ ठीक से पढ़ा ही नहीं, और पता चला आगे चल के कि आपको तो ये जो टॉपिक दिया हुआ है इस टॉपिक में क्या लिखना है आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मतलब आपने ध्यान से पढ़ा ही नहीं। तो भाई 1 मिनट का समय निकाल के पढ़ लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए कि आप इस निबंध में क्या क्या लिखने वाले हो। अगर आप 2.5 से 3 पे लिखोगे तो ऐसा तो है नहीं कि 1 लाइन लिखोगे 1 लाइन सोचोगे, ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप पछताओगे। आप 1 लाइन लिखते जाओ, 1 लाइन सोचते जाओ, पहले सोचोगे फिर लिखोगे, ऐसा नहीं करना। स्टार्टिंग का प्रारंभ के 2 मिनट निकालिए, आप सोच लीजिए, मन के अंदर या पॉइंट बना लीजिए कि आप क्या क्या इस निबंध में 2.5 से 3 पेजों में लिखने वाले हो, तो आपको ज्यादा अच्छा होगा, आपको ज्यादा जो है बेनिफिट भी होगा। तो ये मेरी सलाह मानिए, आप थोड़ा सा 2 मिनट का प्रारंभ में समय निकालकर आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, टॉपिक को, विषय को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद निबंध लिखने का प्रारंभ कीजिए। देखिए, अभी हमने 2 चीज कर ली, क्या कि भाई हमने विषय का चयन भी कर लिया, विषय को अच्छे से पढ़ भी लिया। अभी बारी आती है लिखने की। तो जब निबंध लिखने जाएंगे तो याद रखिए जो टॉपिक है, मान लीजिए आपको कोई निबंध में टॉपिक आया कोरोना वायरस, भाई कोरोना वायरस अभी चल रहा है तो इस पर टॉपिक आ गया, ठीक है ना, कि आप कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए। अभी स्टार्टिंग की जो हेडिंग होती है ना, ऊपर का जो टाइटल होता है, उस टाइटल को आप अच्छे से लिख दिए तो आपको आधा मार्क्स तो वहीं पे मिल गया। जैसे कि मान लीजिए आपको आया कोरोना वायरस, तो आप बड़े ही अच्छे से लिखिए कोरोना वायरस, ऐसे अच्छे से लिखा, 2 बिंदु यहां पे ऊपर लगाया, 2 साइड इससे लगाया, 2 नीचे अंडरलाइन कर दिया। अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है ना। अगर आपने इस ढंग से लिख दिया, ऊपर सबसे ऊपर हेडिंग लिख दी ना, तो आपको आधा मार्क्स तो यहीं पे मिल गया। लेकिन ये मैं छोटी मोटी बता रहा हूं, ये 10वीं के लेवल का निबंध है कि नहीं। तो यहां पे आपको आधा मार्क्स मिल गया, 5 में से 4.5 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल गया, मतलब 5 में से आधा मार्क्स तो यहीं पे मिल गया। अभी आगे चल के 4.5 मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग लिखने का ध्यान दीजिए। उसके बाद हेडिंग लिख दी, अभी स्टार्टिंग करनी है। तो जब भी आप निबंध का प्रारंभ करो या फिर निबंध के जब बीच बीच में कहीं पे बीच बीच में आप थोड़ी बहुत कविता की जो पंक्तियां होती है उनका उपयोग कर सकते हो। क्या? कविता की पंक्तियों का उपयोग, आप शायरी का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद आप जो है किसी काल्पनिक कहानी या खुद के मन से जो काल्पनिक कहानी बना दी उस कहानी का उपयोग कर सकते हो। इसके बाद आप जो है दोहा हो गया, संस्कृत का श्लोक हो गया, इसके बाद आप जो है चौपाई हो गई, इसके बाद जो है आप सोरठा हो गया, इसके बाद मुहावरा हो गया, मुहावरा होता है ना जो आम भाषा में बोलते हैं, मुहावरा हो गया। इसके बाद लोकोक्ति होती है जिसको कहावत भी कहते हैं, कहावत हो गई। तो आप स्टार्टिंग में अगर इन सब चीजों का उपयोग कर दोगे ना 1-2 लाइन में, स्टार्टिंग में ही आप जब स्टार्टिंग कर रहे हो, जब प्रस्तावना लिख रहे हो, उसका परिचय लिख रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपने अगर 1-2 लाइन में इसको लिख दिया, कुछ कहानी लिख दी, कुछ दोहा लिख दिया, कोई मतलब कुछ भी 1-2 शब्द में मतलब ऐसा लिख दिया 1-2 लाइन में जो अच्छा हो दिखने में, एकदम स्टार्टिंग धांसू कर दी, धांसू कर दी ना स्टार्टिंग, जिसको एग्जामिनर पढ़ के ही समझ जाए कि हाँ बच्चे ने अच्छा लिखा है, पहली 2 लाइन में ही एग्जामिनर को इंप्रेस कर दो, तो यहाँ पे आपके मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है और निबंध की खूबसूरती भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो इतना याद रखना। इसके बाद आप 5वीं चीज का ध्यान रखना। 5वीं चीज ये है कि भाई आप लिखावट में सुंदरता लाइए। जो आप हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग लिखावट में सुंदरता लाइए।
क्या लिखावट में आप सुंदरता लाइए। सुंदरता मीन्स आप अच्छी हैंड राइटिंग निकालिए। वैसे मैं समझ सकता हूँ कि जब हम लास्ट एग्जाम के जब पीछे आधा एक घंटा बचा रहता है तो हम उस टाइम में अच्छी हैंड राइटिंग नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा इंपॉसिबल सा लगता है कि फास्ट लिखना रहता है, पीछे क्वेश्चन भी बच जाते हैं, तो स्टार्टिंग में हम अच्छी हैंड राइटिंग नहीं निकाल सकते लास्ट में। तो क्या करें, तो देखिए आप क्या कीजिए कि भाई अगर ठीक है अच्छी हैंड राइटिंग नहीं निकाल सकते, आपकी हैंड राइटिंग फास्ट करनी है, तो याद रखिए कि आप शब्दों के बीच में अच्छा खासा गैप दे के लिखिए। मान लीजिए कि जैसे मैं लिख रहा हूँ कि कोरोना वायरस मारी है, अभी मैंने इसके बीच में थोड़ा सा अच्छा गैप छोड़ा, देखिए थोड़ा सा जो है ज्यादा गैप छोड़ दिया, मतलब आप इससे भी ज्यादा छोड़ सकते हो। मेरे यहाँ पर बोर्ड की जगह खाली होने वाली इसलिए मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा, आप इससे थोड़ा ज्यादा गैप छोड़िए। तो क्या होगा कि आपके गंदी मतलब थोड़ी कम अच्छी हैंड राइटिंग भी होगी तो भी एग्जामिनर को पढ़ने में जो है सहायता मिलेगी, अच्छा लगेगा उसको पढ़ने में। अगर एग्जामिनर को पढ़ने में कंफर्टेबल फील हो गया तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर उसी जगह आप ऐसा एकदम खिचड़ी बना के लिखोगे कोरोना महामारी एक, अभी देखिए ये आपने एकदम खिचड़ी बना के लिख दिया है कि नहीं, तो क्या भाई एग्जामिनर क्या पढ़ेगा, क्या आपको मार्क्स देगा? सीधी सी बात नहीं देगा, है कि नहीं। तो ये बात याद रखिए कि आपको ये सब कुछ करना है। इसके बाद आपको एक और पॉइंट का जो महत्वपूर्ण सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट उस बात का आपको ध्यान रखना है, वो बात है कि आप जो है भाषा अच्छी उपयोग कीजिए, मतलब अच्छी हिंदी का उपयोग कीजिए। छठा पॉइंट है अच्छी हिंदी का उपयोग कीजिए, हिंदी अच्छी होनी चाहिए। मतलब क्या, देखिए आज हम लोग क्या करते हैं ना भाई साहब, बोलते बोलते कुछ और भी शब्द निकल जाते हैं। मतलब कि क्या, या तो हम कुछ अभद्र शब्द बोल देते हैं या फिर कुछ मतलब लाइक गाली वाले शब्द बीच में हम बोल देते हैं, और कभी कभी तो बहुत से लोग ऐसे जो लिखते समय भी वही शब्द लिख देते हैं। इसके बाद हम जब बोलते हैं तो बीच बीच में कभी मारवाड़ी शब्द बोल देते हैं, इसके बीच में कभी कभी हम इंग्लिश शब्द भी डाल देते हैं। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि बीच बीच में एक दो शब्द इंग्लिश के आ जाते हैं, सीधी सी बात सबकी जुबान पर आ जाते हैं, हमको वही पढ़ाया जाता है तो हमको आ जाते हैं ना। बहुत से मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कहते हैं कि भाई क्या कह रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर पे सीधी बोलना पानी पी रहा हूँ। इतना मतलब इतना इंग्लिश हिंदी मिला लेते हैं, पता नहीं चलता ये बंदा हिंदी में बोल रहा है कि इंग्लिश में बोल रहा है। और वही काम करते हैं लिखते समय, हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में लिखा, समझ ही नहीं आता, वो व्हाट्सएप वाली भाषा का उपयोग करते हैं, है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, जब भी आप लिखो अच्छी हिंदी होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। हिंदी के जितने शुद्ध शब्द आप लिखोगे निबंध में उतना ही आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे आप हिंदी का पेपर लिखे हुए तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप हिंदी के पेपर में कम से कम शुद्ध हिंदी, जो प्रामाणिक हिंदी है, जो कि प्रासंगिक हिंदी है, आप उसका उपयोग करोगे तो अच्छा रहेगा, है कि नहीं। हिंदी के शुद्ध शब्दों का उपयोग करोगे, आप पानी की जगह जल लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा, है कि नहीं है। आप उर्दू के शब्द का उपयोग कर सकते हो लेकिन ज्यादा उर्दू के शब्द का उपयोग मत कीजिए, अगर नहीं आए तो कर सकते हो, चलेगा, है कि नहीं। तो इन 5 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि भाई विषय का चयन ठीक से करना है, विषय को ध्यान से पढ़ना है, हेडिंग जो ऊपर का जो टाइटल है, जो ऊपर का शीर्षक है उसको सही से लिखना है, प्रारंभ में और बीच बीच में जो है कहानी कविता वगैरह लिखते जाना। मतलब 250-300 शब्द में आप 2-3 बार कोई ना कोई कहानी कविता शायरी लिख दो ना, अगर आपको आती हो उसके संबंधित, नहीं आती अपने मन से बना लो, किसने मना बोला है कि नहीं। लिखावट में आपको सुंदरता होनी चाहिए और सीधी सी बात है हिंदी अच्छी होनी चाहिए। तो इन 5 पॉइंटों का आप ध्यान रखिए। अभी हम 1-2 निबंध लिख के समझ लेते कि हमको निबंध कैसे लिखना है, ठीक है ना। अभी आपको इस विषय पर निबंध लिखना है, कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी। ये निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस निबंध की अच्छे से तैयारी कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि 99% तक ये निबंध आपको एग्जाम इस प्रकार का, मतलब कोरोना से संबंधित कोई भी निबंध आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इस साल की कंडीशन को देखते हुए मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है कि कोरोना वायरस से संबंधित आपको निबंध एग्जाम में पूछेगा, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। हाँ, ये जो बीच के पॉइंट है, ये पॉइंट चेंज हो सकते हैं, बदल सकते हैं, किंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये निबंध आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, तो आप इस निबंध की अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी निबंध को कैसे लिखना है, तो सबसे पहले हेडिंग अच्छे से लिखनी है। यहाँ पे 2 आप ऊपर कॉमा लगा दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, ऊपर ऐसा कॉमा लगा के एकदम बढ़िया से नीचे 1 लाइन 2 लाइन नीचे खींच लीजिए, अच्छा लगना चाहिए, ठीक है ना। अभी नीचे आई प्रस्तावना। अभी प्रस्तावना है तो मैं जब भी स्टार्टिंग करूंगा किसी कविता से स्टार्टिंग करूंगा, क्योंकि मुझे निबंध लिखने का बहुत शौक है। मैं महीने में 1-2 निबंध ऐसे ही लिख सकता हूँ, मतलब लिख लेता हूँ। और मैं अक्सर कॉलेज में निबंध जब प्रतियोगिता होती है उसमें पार्टिसिपेट करता रहता हूँ, तो निबंध लिखने का मुझे अच्छा खासा शौक भी है। तो जब भी मैं निबंध की स्टार्टिंग करूंगा, जब भी मैं निबंध का प्रारंभ करूंगा, तो किसी न किसी कविता से या किसी न किसी पंक्ति से ही करूंगा, ठीक है ना। तो अभी मैं इस निबंध का कौन सी पंक्ति से प्रारंभ करूंगा, वक्त से छीन लाएंगे अपने हिस्से की जीत,
वह दौर ही क्या जो अपने कब्जे में न हो। तो इस प्रकार की मैं लाइनों से इस निबंध का प्रारंभ करूंगा और इसके बाद मैं नीचे, मतलब मैंने यहाँ पर नीचे ये जो 2 लाइन लिख दी, ठीक है, इस 2 लाइन ब्लैक पेन से अच्छे से ब्लैक पेन से लिख दिया। फिर यहां से मैं जो है निबंध की स्टार्टिंग करूंगा कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी है। इसने न सिर्फ अपने देश में बल्कि पूरे विश्व में जन धन मन की हानि की है, बल्कि बड़े स्तर पर तबाही मचाई है। कोरोना महामारी मानव जाति पर एक तरह का आक्रमण है। कोरोना वायरस यह चीन के वुहान शहर से आया। यह 2019 में आया, इसीलिए WHO ने, मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको कोविड-19 नाम दिया। कोविड से, CO से कोविड, कोरोना हो गया, CO से कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज 2019 में आया, इसीलिए इसको कोविड-19 नाम दिया गया। इस महामारी से पूरे विश्व में जन धन की हानि हो रही है। तो इस प्रकार की मैं कुछ पंक्तियां लिख दूंगा। वैसे मैंने आपको प्रॉपर निबंध जो है नीचे PDF में लिख के दिया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। मतलब कुछ 4-5 अच्छे से लाइन लिख दिया। इसके बाद आऊंगा लक्षणों पे। वैसे तो कोरोना महामारी के कुछ खास लक्षण दिखाई नहीं देते, किंतु जो आम तौर पर हमें सर्दी खांसी जुकाम होता है, मलेरिया होता है, उसके जो लक्षण होते हैं वही है। जैसे कि सर्दी आना, खांसी होना, लंबे समय तक खांसी का चलना, सांसें फूलना, है कि नहीं, आंखों में जलन, सर में दर्द, इस प्रकार के इसके लक्षण हमें दिखाई देते हैं। इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं? तो उपाय में आप क्या लिखोगे कि हमेशा हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग करना, किसी भी सार्वजनिक जगह में जाए तो मास्क पहन के जाना, अच्छे से लोगों के बीच में शारीरिक दूरी बना के रखना, है कि नहीं। तो इस प्रकार के उपाय लिख सकते हो। ज़्यादा मांसाहारी खाना, कुछ दिनों के लिए दूर रहना, मांसाहारी खाने से ज़्यादा ना खाना। तो इस प्रकार के आप कुछ पॉइंट जो है लिख सकते हो। जो गाइडलाइंस भारत सरकार ने जारी की थी वो गाइडलाइंस आप भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद सामाजिक प्रभाव क्या क्या हुआ। सामाजिक प्रभाव में आप क्या लिखोगे? तो कोरोना वायरस ने सामाजिक स्तर पर तबाही मचाई है। इसने लोगों में भूखमरी बढ़ाई है, गरीबी बढ़ाई है, लोगों को बेरोजगारी प्रदान की है। इस प्रकार से कोरोना वायरस ने सामाजिक स्तर के ढांचे को पूरी तरह से बिगाड़ गया है। आज लोग एक दूसरे से मिलने में हिचकते हैं, रिश्तों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आई है कि नहीं। लोग कोरोना वायरस के कारण तनाव लेने लगे, जिसके कारण बहुत से लोगों ने आत्महत्या करने का भी प्रयास किया है। तो इस प्रकार से कोरोना वायरस ने सामाजिक स्तर पर भी काफी प्रभावित किया है, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। आर्थिक प्रभाव आप क्या लिखोगे? तो सीधी सी बात है, जब कोरोना आया तो न सिर्फ अपने देश की बल्कि सारे समूचे विश्व की आर्थिक स्थिति जो है डगमगा गई। समूचे विश्व में लॉकडाउन लग गया, भारत में भी लॉकडाउन लग गया, जिसके कारण मजदूर शहर छोड़ के गांवों की ओर लौट गए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, पैसों की कमी हो गई, लोग भूखमरी के शिकार हो गए, लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था, सारे व्यवसाय बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिसके चलते सरकार को कर नहीं मिल पा रहा था और सरकार भी घाटे में चल रही थी। तो इस प्रकार से आप आर्थिक प्रभाव भी लिख सकते हो अपने मन से। अभी मैं जो बोल रहा हूं अपने मन से, अभी भी सोच के मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद शिक्षा पर प्रभाव। अभी यहाँ पे शिक्षा पर प्रभाव अगर मुझे लिखना होता तो मैंने कविता लिखी थी, मैंने खुद से कविता लिखी थी, मुझे कविता लिखने का शौक है, तो मैंने कविता लिखी थी। उस कविता की जो 2 पंक्ति, मैं उस पंक्ति को लिखता क्या कि बस्तों का बोझ तो मोबाइल ने ढोया, बस्तों का बोझ तो मोबाइल ने ढोया, गरीब का बच्चा तो वंचित ही बोया। इन 2 लाइनों में गरीब का जिक्र हो गया, वंचित का जिक्र हो गया, मतलब कि डिजिटल एजुकेशन का भी जिक्र हो गया। इन 2 लाइनों में सोचिए ना, 2 लाइन में डिजिटल एजुकेशन आ गई, गरीबी आ गई, जिसके कारण बच्चे वंचित हो गए पढ़ाई से। तो इस प्रकार से आप 2 लाइनें लिखी, आप इन लाइनों का उपयोग कर सकते। अभी आगे आप क्या करोगे, इसका शैक्षणिक प्रभाव लिखोगे। तो कोरोना वायरस की अगर शैक्षणिक प्रभाव की बात की जाए तो कोरोना वायरस के कारण शिक्षा पर 2 प्रकार के प्रभाव पड़े हैं, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी। सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार से कि आने वाले 20 वर्षों में जो परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले थे वो कोरोना वायरस के कारण मात्र 1 वर्ष में ही सिद्ध हो गए। आज भारत में के ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अपना रहे हैं और विद्यार्थी आज घर पर बैठकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकता है। उसको विद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके जाने का भाड़ा बच जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थी घर पे बैठकर ही परीक्षा दे सकता है, पढ़ सकता है। किंतु इसका नकारात्मक प्रभाव अभी देखना बाकी है। नकारात्मक प्रभाव इसका ये हो सकता है, मतलब ये है कि जो गरीब लोग थे वो तो शिक्षा से वंचित हो गए। इसके कारण
ग्रामीण इलाकों में स्कूल बंद हो गई, वहां पर डिजिटल सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए 1 वर्ष के लिए, और खासकर ग्रामीण इलाकों में जो बालिकाएं थी, बालिकाओं की स्कूलें छूट गई, जिसके कारण उनको बाल विवाह जैसी प्रथाओं का शिकार होना पड़ा। आपने अगर देखा होगा, न्यूज आर्टिकल पढ़ा होगा, तो बाल विवाह जो है इस कोरोना काल में बढ़े हैं, मतलब लड़कियों के ज़्यादा विवाह हो गए, ठीक है ना, इस काल में। तो आप ये शिक्षा पर प्रभाव लिख सकते हो। उपसंहार क्या लिखेंगे लास्ट में, मतलब निष्कर्ष क्या लिखोगे? तो आप निष्कर्ष तो ये लिखोगे कि कोरोना वायरस जैसी महामारी, वैश्विक बीमारी पहले भी आ चुकी है। अब हम उन बीमारियों से पहले भी लड़ते हुए जीत कर आए हैं। हमें विश्वास है कि हम इस महामारी से भी जीत जाएंगे। हम सरकार द्वारा निर्देशित सभी गाइडलाइनों का उपयोग करके आगे बढ़ेंगे और इस महामारी को हरा देंगे। तो इस प्रकार से आप इस कोरोना वायरस का निबंध जो है अपने अच्छे ढंग से लिख सकते हो। मैंने इसका निबंध का जो पूरा PDF है मैंने नीचे दिया, वहां से जाके पढ़ सकते हो। इसलिए दिया कि ताकि ये निबंध जो है बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट निबंध है, आपको एग्जाम में मुझे ऐसा लगता है कि पूछ सकता है। नहीं पूछा तो भाई मैं जिम्मेदार नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा दिल से लग रहा है कि ये पूछेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। अभी एक और अगला निबंध हम देख लेते हैं। अभी हम इस निबंध को देख लेते हैं। क्या है? इंटरनेट वरदान या अभिशाप। अच्छे से 2 लाइन आप ऊपर 2 बिंदु खींचे, ऐसे लिखा है, इनवर्टेड कॉमा में बंद किया और अच्छे से नीचे 2 लाइन लिख दो, ठीक है ना। फिर स्टार्ट करो निबंध लिखना। प्रस्तावना। इस निबंध में मैं कोई कहानी वगैरह नहीं लिखने वाला, सीधा डायरेक्ट लिखूंगा। आप अपने मन से ऐड कर सकते हो, क्योंकि मान लो जिसको आती ही नहीं है, जिसको ना तो कोई कहानी आती ना कोई निबंध आता है, क्या कहते हैं, जिसको ना तो कोई कहानी आती, दोहा आता है, श्लोक आता है, कुछ नहीं आता, तो वो बेचारा क्या करेगा, है कि नहीं। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो प्रस्तावना लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इंटरनेट वरदान या अभिशाप, मतलब हमको इसको सिद्ध करने की इंटरनेट वरदान है या अभिशाप है। जब भी ऐसा बात आए, जब भी निबंध में सिद्ध करने की बात आए कि भाई आप सिद्ध करो कि इंटरनेट वरदान है या अभिशाप है, तो मैं आपसे हमेशा कहूंगा कि आप बैलेंस में रहिए। बैलेंस में मतलब आप न तो इसको वरदान बताइए, नहीं इसको अभिशाप बताइए। इसके गुण और दोष आप दोनों बताइए और आप इसको ऐसा सिद्ध कीजिए कि इंटरनेट वरदान भी है और अभिशाप भी है। कैसे दिखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। तो आप प्रस्तावना में क्या लिखोगे कि आज से 50 साल पहले किसी मनुष्य ने सोचा भी नहीं होगा कि वो एक जगह से बैठकर दूसरी जगह अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई भतीजों से एक छोटे से यंत्र पे आमने सामने देखकर बात कर सकता है। यहां पे बात होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आज से पहले मनुष्य ने कभी नहीं सोचा होगा कि भविष्य में हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर पाएंगे, किंतु आज के समय में यह बिल्कुल संभव हो गया। आज से 30 से 40 साल पहले जब भी कोई सरकारी योजना होती थी, उसको गांवों तक पहुंचने में कई साल लग जाते थे, किंतु अभी यह इंटरनेट के माध्यम से यह बहुत ही सरल हो गया है। एक तरह से देखा जाए तो इंटरनेट मानव जाति के लिए एक वरदान की तरह आया है। इंटरनेट मानव जाति के लिए हर रूप से उपयोगी है। इसने शिक्षा में, व्यवसाय में, समाचार में, परिवहन में, हर क्षेत्र में अपनी बहुत ज़्यादा भागीदारी निभाई है। आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो अपने मन से। दूसरे पॉइंट में सुरक्षा एवं विकास। सुरक्षा एवं विकास में क्या कि इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षा भी बढ़ी है और विकास तो हो ही रहा है। सुरक्षा इस माध्यम से कि अगर किसी व्यक्ति का कोई सामान खो जाए तो वो व्यक्ति अपने संचार माध्यम मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर के उसकी पोस्ट डाल सकता है और बहुत से लोगों को टैग करके जल्दी जल्दी अपने सामान को ढूंढ सकता है। इंटरनेट के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जल्द ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन से बात कर सकता है, देश की सरकार से बात कर सकता है, सीधे सीधे उनसे सवाल भी पूछ सकता है। तो कहीं ना कहीं देखने जाए तो इंटरनेट के माध्यम से सुरक्षा भी तो बड़ी है, किंतु इससे व्यक्ति की जो व्यक्तिगत सुरक्षा है, व्यक्ति की जो व्यक्तिगत सूचना होती है, जो जानकारी होती है, प्राइवेसी जो व्यक्ति की होती है, उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस की जा रही है। सुरक्षा में बात होगी विकास पे, तो इंटरनेट के माध्यम से तो विकास तो हो ही रहा है, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सुरक्षा के क्षेत्र में हो, या फिर परिवहन के क्षेत्र में हो, संचार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में इंटरनेट के माध्यम से विकास तो हो ही रहा है। सामाजिक समव्यवस्था मतलब समाज में कैसे इसका प्रभाव पड़ा है कि नहीं। तो इंटरनेट के माध्यम से सामाजिक समव्यवस्था बढ़ी है। कहीं ना कहीं हम अपने भूले बिछड़े दोस्तों मित्रों से मिल पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, किंतु इसकी एक कड़वी वास्तविकता तो ये भी है कि हम जहां 1 और 5-5, 10-10 हजार फेसबुक पर मित्र लेकर बैठे हैं, वहीं पर हम अपने सगे भाई से बोलने में भी हिचकिचाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार से आप सामाजिक समव्यवस्था लिख सकते हो, ठीक है ना, समव्यवस्था। इसके बाद उपसंहार में क्या लिखोगे कि
इंटरनेट आज के मानव जीवन की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करने के लिए एकदम सही माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से मनुष्य को कई लाभ हुए, उसको रोजगार प्राप्त हुए हैं, किंतु कहीं ना कहीं इंटरनेट ने मनुष्य के रोजगार भी छीने हैं। इंटरनेट का जो रेडिएशन है उससे कहीं मनुष्य के प्राण खतरे में पड़ गए। रेडिएशन के माध्यम से कैंसर का खतरा उत्पन्न होता है तथा कई बीमारियों का खतरा भी उत्पन्न होता है। इसके माध्यम से प्रकृति को भी नुकसान होता है। तो एक तरह से देखा जाए तो जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार से इंटरनेट के भी दो पहलू है, सकारात्मक और नकारात्मक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक संदर्भ में यदि इंटरनेट का उपयोग सही ढंग से किया जाए तो इंटरनेट वरदान सिद्ध हो सकता है, किंतु यदि इंटरनेट का उपयोग गलत तरीके से किया जाए तो यह अभिशाप से कम नहीं। तो इस प्रकार से आप इस निबंध को अच्छे ढंग से लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको एक नीचे पीडीएफ दी हुई है, उस पीडीएफ में मैंने आपको ऐसे स्टार दिए हुए, 3 स्टार, जो निबंध है उस निबंध के आगे 4 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार। इसका मतलब क्या कि जो 5 स्टार है वो निबंध ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 वाला इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, 3 वाला मीडियम है, 2 वाला भी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। तो आपको आप हिसाब से पढ़िए, सभी निबंध को एक बार देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसको पढ़ना नहीं, सोचना। आप अपने मन में सोचिए, किसी रिसोर्स के पास मत जाइए, किसी बुक को मत खोलिए। निबंध पढ़ने के लिए आप किसी बुक को मत खोलिए, याद मत कीजिए। कोई टॉपिक उठाइए, उस टॉपिक को आप अपने मन में सोचिए कि आप उस टॉपिक से संबंधित क्या क्या आपके पास जानकारी, उस टॉपिक से संबंधित क्या क्या लिख सकते हो। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आप निबंध में, मुझे उम्मीद है वास्तविकता में 5 में से 4.5 मार्क्स तक तो आराम से ला सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, धन्यवाद।